आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 20 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानने की कोशिश की थी। इन तीनों का अपना क्या क्या रोल है, उन सब के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आज हमारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग घर की वायरिंग के ऊपर डिस्कस होनी थी, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करने से पहले कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी पर काम करने से पहले हमें उसके ऊपर जो प्रिकॉशंस रखने हैं उनके बारे में जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए हम आज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करने या इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, हम आज उन सब पर डिस्कस करेंगे। आज के समय में घर के अंदर बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें परिवार के हर मेंबर को ऑपरेट करना पड़ता है। यानी इन सब को ऑपरेट करने और सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट पे हर किसी को, परिवार के हर सदस्य को नॉलेज होना चाहिए, जो कि उन इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, जैसे फैन, मोटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यानी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको चलाने के लिए जो बिजली यूज की जाती है उसकी रेटिंग, यानी उसकी सप्लाई 230 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही ये भी जान चुके हैं कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी का लूप पूरा नहीं होता है, यानी किसी लोड में फेस के साथ यदि उसको न्यूट्रल नहीं मिलता है, तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। घरों या फैक्ट्री में बिजली के उपकरण को ऑपरेट करने से करंट लगने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि कई बार उन उपकरणों में, उन मशीन में लीकेज की वजह से उसकी बॉडी पर फेस आ जाता है और जमीन पर होने की वजह से न्यूट्रल का काम अर्थ कर देता है। यानी हम जब जमीन पे खड़े होते हैं उस टाइम पे करंट हमारे शरीर से होते हुए उसे अर्थ के साथ पाथ मिल जाता है, यानी उसमें लूप पूरा हो जाता है। उस केस में उसमें करंट फ्लो होता है और हमें इसी के साथ शॉक लग जाता है। और उन्हीं सब से बचने के लिए हम आज डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो कि लगभग 30 साल पहले की बात है। हमारा कजन ब्रदर, जो कि लगभग उस टाइम पे 19-20 साल का था, अपने टेप रिकॉर्डर में उस टाइम पर कैसेट रिकॉर्ड कर रहा था। यानी उन दिनों ऑडियो कैसेट सुनने का लोगों को बहुत ज्यादा शौक था, यानी उनका काफी प्रचलन था। वो अपने उस सिस्टम में, यानी टेप रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। गलती से वो घर पर, यानी एक सही जगह पे ना बैठ के चारपाई के ऊपर बैठा हुआ रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस टाइम पे बरसात का टाइम था। सिस्टम भी जिस पे वो काम कर रहा था वो एक अच्छी जानी मानी कंपनी थी, लेकिन हो सकता है उसमें इंटरनली लीकेज की वजह से हल्का सा फेस आ रहा होगा, यानी उसमें उसकी बॉडी पे फेस था जिसकी कि उसको जानकारी नहीं थी। काम करते करते उसके शरीर का एक अंग उस सिस्टम के साथ टच हो गया और चारपाई पे बैठने की वजह से वो, वैसे भी लोग चारपाई पे नॉर्मली एक दीवार का सहारा लेकर के बैठते हैं, वो भी उस टाइम पे ऐसे ही उस टाइम पे वो बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उसके शरीर का एक अंग उस टेप रिकॉर्डर के साथ टच हो गया, यानी उसे एक परमानेंट करंट मिल गया, यानी उसके अंदर से करंट फ्लो हो गया, यानी उसको शॉक लग गया। उसको टेप रिकॉर्डर से फेस और अर्थ से उसको न्यूट्रल मिल करके, यानी एक लूप पूरा हो गया और उसके अंदर उसको
शॉक लग गया। हालांकि शॉक के केस में नॉर्मली जब इंसान को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है तो एक बारी को वहां से वो यानी उसे एक प्रेशर मिलता है, धक्का मिलता है, यानी वो अपने आप वहां से हट सकता है, यानी वहां से छिटक जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती मान के चलो कि वो उस टाइम पे इस पोजीशन में था, यानी चारपाई पे वो इस पोजीशन में था, पीछे दीवार थी, आगे सिस्टम था, यानी वो वहां से कहीं भी हिल भी नहीं सकता था। उसने आवाज तो लगाई होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ऐसे होता है कि उस टाइम पे इंसान को ये महसूस भी नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, यानी वो अपने आप में उसे पता ही नहीं लगता है कि ये सब क्या हो गया। यानी उसने थोड़ी बहुत आवाज तो निकाली होगी, लेकिन वहां पर टीवी चलने की वजह से घर वालों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। जब तक पता चला और वो लोग वहां पर आए तो तब तक बहुत देर हो गई थी। हालांकि उसे फिर वहां से हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया, यानी उसको वो कोई भी बचा नहीं सका। इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब हमें शॉक लगता है तो हमारे ब्लड से होते हुए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा ब्लड भी एक कंडक्टर का काम करता है, और उस ब्लड से होते हुए यानी शॉक यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो लगभग हमारे शरीर के हर अंग में मूव कर जाता है, हर अंग में फ्लो कर जाता है। यानी शरीर के जो नाजुक अंग होते हैं उनको वो डैमेज कर सकता है, उनको वो डैमेज कर देता है। यानी ये सब काम सेकंडों में हो जाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं पड़ती है, यानी उससे पहले ही आदमी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन टोटली हार्ट से लिंक है, तो वो हार्ट पे भी जा सकता है, यानी हार्ट से पंप करेगा तो उसका हार्ट डैमेज हो जाएगा। इसी तरह वो दिमाग में जाएगा, यानी जहां जहां भी ब्लड होगा वहां वहां पर करंट फ्लो होगा, और इस टाइप की कंडीशन में उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह उस टाइम पे शॉक लगने से, इलेक्ट्रिसिटी से हमारे बहुत सारे नाजुक अंग डैमेज हो जाते हैं, और ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, यानी जिसको करंट लगा हुआ होता है उसे पता भी नहीं चलता है। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस बताने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि आज हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उपकरण यूज करते हैं, तो हमें हर टाइप के उपकरण के बारे में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, हमें यानी उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी क्या किस वजह से हमें करंट लग सकता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो हमें एक्चुअल में वो चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। इसलिए प्रैक्टिकल किसी चीज को शेयर करने का मतलब यही होता है कि हम टाइम से उन चीजों के बारे में जानकारी ले लें, यानी हम वो प्रिकॉशंस ले लें जिसके लिए हमें शायद कल को पछताने का भी मौका ना मिले, यानी हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे पहले ही हमें सावधान हो जाना चाहिए होता है। और ये जो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, ये कोई सुना सुनाया एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये अपने ही घर का एक एक्सपीरियंस है। मैंने भी उस टाइम पे अपनी इस लाइन में, इलेक्ट्रिकल लाइन में एंट्री की थी, और हमें इन सब से बचने के लिए हर आदमी को, हर यूजर को जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहा है, कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी किसी की दोस्त नहीं है, यानी वो सबके लिए बराबर है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक ऐसी जरूरत बन गई है कि हम उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, यानी हम हर काम जो करते हैं वो कहीं ना कहीं, उस हर एक्टिविटी में इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में
यूज होता है। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कम से कम सेफ्टी से रिलेटेड प्रिकॉशंस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले आज हम एक नॉर्मल यूजर के लिए यानी घर में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट को ऑपरेट करने से रिलेटेड कुछ सावधानियों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी इक्विपमेंट को हमें नंगे पांव ऑपरेट नहीं करना चाहिए। खासकर कूलर, पंखा, मोटर और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट यानी वो सारे इक्विपमेंट जिनकी बॉडी मेटल से बनी हुई होती है उन्हें हमें नंगे पैर, नंगे पांव किसी भी हालत में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। खासकर बरसात में करंट लगने की पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बरसात के टाइम पे खासकर कूलर जो मेटल की बॉडी से बने हुए होते हैं उनमें आपने ज्यादातर देखा होगा कई बार करंट लग जाता है। रीजन उसकी बॉडी में यानी उसके अंदर जो मोटर होती है, जो फैन की मोटर है, उस मोटर में हल्की सी लीकेज होने की वजह से उसमें उसकी बॉडी में फेस आ जाता है और फेस के साथ न्यूट्रल का काम हमारा जो हम जमीन पे खड़े हैं यानी अर्थ से वो कंप्लीट हो जाता है, अर्थ से वो लूप कंप्लीट हो जाता है। यानी एक किस्म से ये मान के चलो कि फेस हमें वहां से मिला और बॉडी हमारा बीच में लोड हो गया और इसी तरह लूप पूरा हो गया और उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। किसी भी इक्विपमेंट के इनपुट केबल को कभी भी सॉकेट के साथ डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मली घरों में यानी जब प्लग खराब हो जाता है तो हम उस प्लग को काट के वायर को डायरेक्ट उसके अंदर यानी उन दो होल के अंदर उसको फंसा देते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। यानी उससे कम बड़ों को नहीं लेकिन बच्चों के लिए तो वो बहुत ज्यादा नुकसान है, यानी उसमें करंट लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हमें इस टाइप का रिस्क ना लेकर के हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हमारा प्लग खराब है तो हम उस प्लग को काट के नया प्लग लगा करके उसमें यूज करें, यानी उससे करंट लगने की संभावना ना बने। यानी हमें वहां पर कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पुराने घरों में कई जगह ज्यादातर फ्यूज लगे होते हैं, यानी वो फ्यूज थोड़ी सी ज्यादा रेटिंग के भी होते हैं, यानी फील्ड में कहीं शॉर्टिंग भी हो जाए तो वो फ्यूज होने की बजाय यानी वहां पर करंट फ्लो होता रहता है। और नॉर्मली कई बार फ्यूज खराब होता भी है तो हम अपने हिसाब से यानी हम सीधी उस फ्यूज की जगह तार बांध देते हैं, जबकि वो भी एक गलत प्रैक्टिस है। यानी हमें फ्यूज भी अपनी प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। फ्यूज का भी एक पर्पस होता है, यानी उस सर्किट के अंदर फ्यूज एक ऐसा पॉइंट होगा यानी वो सबसे वीक पॉइंट होगा। यहीं कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो कम से कम वहां से वो बर्न हो जाए, यानी वहां से इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो जाए। उसके पीछे यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है, जो कि नॉर्मली जहां किसी को ज्यादा आइडिया नहीं होता है तो वो अपनी तरफ से तो उस टाइम पे खुश होगा कि मैंने तार लगा करके यानी मैंने अपनी लाइट ठीक कर ली, लेकिन वो कभी भी फ्यूचर में इस चीज का नुकसान उठा सकता है। हो सके तो हमें उसे अपडेट करके एक लोड के मुताबिक कैलकुलेशन के हिसाब से वहां पर यानी फ्यूज की जगह वहां पर भी हमें एमसीबी का यूज कर लेना चाहिए, जो कि आज की डेट में सिटी में एक अच्छी आइटम है। यानी वो जो हमने यदि वहां जिस रेटिंग की लगाई है यदि उससे ज्यादा करंट फ्लो होता है तो वो ऑटोमेटिकली वहां से ट्रिप हो जाएगी और हमारा आगे का सर्किट ब्रेक हो जाएगा। एमसीबी हमेशा लोड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, यानी जितना लोड है उससे 1 या 2 एम्पियर प्लस में होकर के यानी वो एक पीक पे जाकर के वहां से ट्रिप हो जाए। घरों में जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेस हमें जमीन पे बैठ के प्रेस नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम जमीन पे भी बैठे हैं तो हमारे पैरों के नीचे एक रबड़ की शीट यानी कुल मिलाकर के उसके बीच में एक इंसुलेशन होना चाहिए, यानी हमारे पैर
डायरेक्ट जमीन से टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रेस में भी कई बार फेस आने के चांसेस होते हैं। उस केस में भी यदि उसमें हल्का सा फेस आ गया और हम यदि जमीन पे खड़े हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि हमें शॉक लग जाए। इसलिए हमें प्रेस करते समय जमीन और अपने बीच में उसे आइसोलेट करना जरूरी है, यानी जमीन और अपने बीच में एक रबड़ की शीट या कोई इंसुलेटेड कोई भी चीज रख लो, लेकिन बीच में होनी चाहिए। डायरेक्ट जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। हम जमीन से टच में नहीं है और यदि प्रेस की बॉडी पे यानी किसी भी इक्विपमेंट की बॉडी पे यदि फेस आ भी जाता है तो हमें शॉक नहीं लगेगा। और यदि कहीं सॉकेट वगैरह पे काम करना है तो हमें पहले मेन एमसीबी ट्रिप करके यानी वहां से पावर बंद करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। और यदि हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हमें खुद करने की बजाय हमें किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला करके उससे वो काम करवाना चाहिए, यानी अपने आप रिस्क नहीं लेना चाहिए। और यदि हम अपने घर पे कुछ छोटे मोटे काम कर भी रहे हैं, यानी हमें कुछ करने भी पड़ते हैं और हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, तो हमें कम से कम जो टूल यूज कर रहे हैं यानी स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, प्लायर, यानी जो भी टूल्स आपके पास हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, यानी उनका इंसुलेशन प्रॉपर होना जरूरी होता है। घर में कभी भी कोई नंगी तार नहीं दिखनी चाहिए, यानी कहीं से लग रहा है कि यहां पर नंगी तार है तो हमें उसे प्रॉपर ट्विस्टिंग करके उसके ऊपर टेप लगानी चाहिए, ताकि वहां पर स्पार्किंग और करंट लगने का खतरा भी कम हो जाए। नॉर्मली कई बार हम सुनते हैं कि शॉपिंग मॉल में या कहीं भी आग लगी, तो आग लगने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जहां हम ज्वाइंट करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर कार्बनाइज हो जाता है और उस वायर के थ्रू करंट ज्यादा फ्लो होता है तो वहां पर स्पार्क बनता है और स्पार्क की वजह से उसमें वहां पर आग लगने के भी चांस होते हैं। इसलिए हमें वहां पर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखनी जरूरी है। यदि आप लंबे टाइम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, यानी 5, 10, 15 दिन के लिए घर जा रहे हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मेन एमसीबी को ट्रिप कर दें और यदि हो सके तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट हैं उनको कम से कम सॉकेट से बाहर निकाल दें, यानी हमें उनको सॉकेट में लगा करके नहीं रखना चाहिए। वैसे भी इक्विपमेंट के जो प्लग होते हैं उन्हें हम कुछ कुछ टाइम बाद बाहर निकालना पड़ता है, खासकर उन इक्विपमेंट का जैसे हम एक रॉड की बात करते हैं या प्रेस की बात करते हैं, यानी वो जो थोड़ा सा हाई करंट ड्रॉ करते हैं उनमें ज्यादातर यदि आप उसको सॉकेट में ही लगा के रखेंगे तो कुछ टाइम बाद वो वहां पर चिपक जाएंगे। नॉर्मली जब हम बंद करते हैं तो वो करंट फ्लो होने की वजह से हल्का सा स्पार्क रहता है, यानी वहां पर वो हल्का सा मेल्ट होने की वजह से वो चिपक जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यानी महीने 10 दिन में हमें उसको बाहर जरूर निकालना चाहिए। ऐसे तो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि खासकर रॉड, प्रेस, इनके प्लग हमें यूज करने के बाद बाहर निकाल लें, ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो यानी प्लग के साथ साथ सॉकेट में भी स्पार्क बढ़ने की वजह से वो भी खराब होने के चांस रहते हैं। टीवी, एसी, जहां पर भी हम रिमोट का यूटिलाइज करते हैं, नॉर्मली हर किसी की एक प्रैक्टिस होती है, खासकर जिनको नॉलेज नहीं होता है उनकी एक प्रैक्टिस होती है कि हमने रिमोट से बंद कर दिया, बंद हो गया। लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही हमने रिमोट से बंद कर दिया, वो सिस्टम से हट गया, लेकिन उसमें वोल्टेज अभी भी अवेलेबल है, यानी वो 100% में से 8 से 10% के लोड पे अभी भी कनेक्ट है। यदि हम रात की बात करें, हमने टीवी देखने के बाद हमें रात को उसे वहां से यानी स्विच से बंद करना होता है, ना कि रिमोट से। क्योंकि हमें एक चीज और यहां समझने वाली बात है
कि नॉर्मली जब लाइन में लोड कम होते हैं उस टाइम पे वोल्टेज हमारी 245 वोल्ट हमेशा प्लस में रहती है, यानी जहां 230 वोल्ट होगी वहां 235-36 वोल्ट भी आने की संभावना रहती है, जो कि हमारा जो लॉजिक कंट्रोल का जो सर्किट है जिसमें सप्लाई अवेलेबल है, यानी उसमें भी वोल्टेज ज्यादा जाने के चांस रहते हैं। तो हमें इन सब चीजों से भी बचना होगा। और इन सब के साथ ही यदि हमें लगे कि कुछ कहीं स्पार्क है, एबनॉर्मलिटी नजर आती है, और यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें रिलेटेड पर्सन को उसे जरूर दिखाना चाहिए, यानी हमें वहां पर अपने आप रिस्क ना लेकर के हमें एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर, जो उसके बारे में नॉलेज रखता है, हमें उससे उस टाइम पे उसको ठीक करवाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट हैं जिनको हम सही तरीके से मेंटेन करते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो हम फ्यूचर में आने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बच सकते हैं। आगे भी सेफ्टी से रिलेटेड डिस्कस करते रहेंगे। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब हम अगले ब्लॉग में सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक को आगे लेकर, यानी आज हमने घर में काम करने से रिलेटेड कुछ सावधानियों के ऊपर डिस्कस किया है। अब हम ऑफिस में, इंडस्ट्री में, यानी कमर्शियल जगहों पे जो सेफ्टी लेने की जरूरत होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही घर के अंदर जो वायरिंग का जो शेड्यूल था हमारा, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।